हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर। आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन लेकर आया हूं। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये जानकारी दे दें, इससे प्रीवियस हमने केमिस्ट्री में एक वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया था जो आपके स्क्रीन पर है, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री की बेसिक थ्योरी के बारे में समझा था। आज हम लोग ऑडियो लेक्चर में लेसन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद के जो भी क्लासेस होंगी वो आपको वीडियो में मिलती रहेंगी। आपको सेकंड लेसन द्रव्य का वीडियो लेक्चर और थर्ड लेसन जो भी इसके आगे के लेसन हैं, हम लेक्चर वाइज लेक्चर आपको देते रहेंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, कौन सा ऑडियो होगा और कौन सा वीडियो होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस लेसन का क्या नाम है। इसका नाम है विज्ञान एवं रसायन, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइंस एंड केमिस्ट्री। अब आगे बात करते हैं कि विज्ञान है क्या। तो विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। साइंस की उत्पत्ति जो है साइक्टिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अतः किसी तथ्य का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान में जो शाखाएं हैं वो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की दो शाखाएं कौन कौन सी, जंतु और वनस्पति। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करेंगे। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करेंगे। खगोल विज्ञान के अंतर्गत नक्षत्रों, पिंडों और ग्रहों का अध्ययन करेंगे। भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत पर्वत, चट्टान, नदी और पृथ्वी के अंदर के बारे में जो भी नए खोज होते हैं, रिसर्चेज होते हैं, यानी पृथ्वी की परपटी वगैरह के बारे में अध्ययन भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के अंतर्गत किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्म, बनाने की विधियां और ऊर्जा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे, किसी भी नए तत्व की खोज, किसी भी नए तत्व का उत्पादन या कुछ भी नव निर्माण जो होता है वो केमिस्ट्री के माध्यम से होता है। उसमें इन्वॉल्व फिजिक्स भी होती है, लेकिन जो नए इन्वेंशंस होते हैं, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कोई तत्व की संरचना बदल देना, रूप बदल देना, कोई रंग आ जाना, कोई फ्लेवर आ जाना, ये कहीं ना कहीं बेसिस है केमिस्ट्री पर। तो आप इस चीज़ को समझिए। केमिस्ट्री जो है, जो शब्द की उत्पत्ति हुई है केमिस्ट्री की, उसकी कीमिया शब्द से हुई है, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था। और केमिस्ट्री के जो कीमिया शब्द से हुई है, और कीमिया जो है मिस्र में काली मिट्टी से संबंधित है। ठीक है। अब इसमें जो जानने वाला फैक्ट की बात है वो आपके लिए ये है कि लेव्यासिए जो है आधुनिक विज्ञान के जगत हैं, आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता हैं। और आपको हमने बताया था पीसी राय जो हैं, यानी प्रफुल्ल चंद्र राय, वो आपके भारत में केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं, जो कि आपके पहले लेक्चर में देखा। अब हम रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में देख लेते हैं। रसायन विज्ञान में जो शाखाएं हैं वो अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्व जैसे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इन सब से बनने वाले तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो आता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के तत्व, जैसे आप इनमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड को छोड़ दें, और जैसे हाइड्रोकार्बन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब की संरचना और गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये नोट पॉइंट आपकी किताब में मिलेगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का 17वां स्थान, यानी पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले तत्व हैं उनमें 17वां स्थान पर कार्बन है, और पहले स्थान पर आपका क्या है? ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिका। आपको उस पहले लेक्चर में हमने सब सारी चीज़ें बताई थी। अगर आप अंत तक नहीं देखे हो तो उसको देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा तत्व कौन से स्थान पर पाया जाता है। जबकि इसके यौगिकों की संख्या प्रकृति में हाइड्रोजन के यौगिकों के बाद सर्वाधिक है। तो पूरे पृथ्वी पर हाइड्रोजन के यौगिकों के बाद सर्वाधिक संख्या में कार्बन के यौगिक ही हैं। ठीक है। वैसे मैक्सिमम केस अगर आप देखें तो आप लोग जानते होंगे, जितना इनऑर्गेनिक एक है उतना ही एक कार्बनिक ऑर्गेनिक की पूरा पार्ट आता है केमिस्ट्री में। 12th वाले स्टूडेंट भली भांति इसको जानते होंगे। अब आज बात करते हैं अगला, जो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे किसी पदार्थ में दाब बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, और उसमें यानी विभिन्न भौतिक चेंजेस करने पर क्या चेंजेस होते हैं, वो किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? भौतिक रसायन के अंतर्गत। अब हम उप शाखाओं के बारे में जानेंगे। ये है सामान्य रसायन। इस शाखा के अंतर्गत विज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन करते हैं, यानी ये शाखाओं की भी सबसे बड़ा
शाखा है, यानी जनरल साइंस इसमें सब कुछ पढ़ लेंगे, जितनी भी सारी रसायन विज्ञान में जो भी कुछ हो सकता है वो इसके अंतर्गत। एनालिटिक केमिस्ट्री क्या है? विश्लेषिक अध्ययन। इसके अंदर विश्लेषण का अध्ययन करेंगे, यानी उसके अंदर विश्लेषित करेंगे, उसके संगठन के बारे में देखेंगे। जैसे अब कोई कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 है, तो इसमें कार्बन की कितनी मात्रा है, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, कितने ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन का बंध कैसा है, इन सब का अध्ययन जो है हम किसके अंतर्गत करेंगे? वैश्लेषिक यानी एनालिटिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। उनके द्रव्यमान, उनके आयतन, उनके तत्वों की प्रसृतता, इस सब का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या करेंगे? सजीवों में होने वाले विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, श्वसन और पाचन के बारे में। जैसे आप देखेंगे, अगर आप खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर आप ग्लूकोज के रूप में ले रहे हैं, ग्लूकोज जो है अंदर जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आप जैसे कि जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये जल मुक्त होता है। थोड़ा सा बोलने में गलती हो गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होता है। तो जल तो आप जानते हैं संचय हो जाएगा, या जो अपशिष्ट होगा बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आप श्वसन में बाहर कर देंगे। तो अब ये जो प्रक्रिया है ये किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? ये जैव रसायन के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक रसायन। औद्योगिक में जैसे अब समय उद्योग में जो चीज़ प्रयोग किया था, जैसे कांच उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, साबुन उद्योग है, पेंट उद्योग है, वर्निश उद्योग है, इन सब औद्योगिक विधियों में आप लोग बहुत सारी चीज़ें अपने दैनिक जीवन में निर्माण उपयोग करते हैं। तो उन सब का निर्माण कहीं न कहीं औद्योगिक रसायन में किया जाता है। साबुन वगैरह है, सर्फ है, और सेंट है, और जैसे जो महिलाएं अपने प्रसाधन के रूप में लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह इस्तेमाल करती हैं, ये सब का निर्माण जो है औद्योगिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाभिक के संगठन, नाभिकीय अभिक्रियाओं तथा उस जो नाभिकीय रसायन है, इसके अंतर्गत हम लोग जो चर्चा करते हैं, जैसे नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान बहुत सारी हाई एनर्जी रिलीफ होती है। उस ऊर्जा का प्रयोग आप लोग विद्युत ऊर्जा में, या हम लोग करते हैं, या वैज्ञानिक लोग करते हैं, और वही विद्युत ऊर्जा ही एक राज्य में, एक देश में भेजी जाती है। ठीक है, ऐसे कई जगह जो है न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाते हैं जिसके माध्यम से ऊर्जा भेजी जाती है। तो इसमें क्या है? नाभिक के संगठन, नाभिक अभिक्रियाओं तथा उनमें निर्मुक्त ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे आप जानते हैं यूरेनियम से जो ऊपर के तत्व हैं वो कहीं ना कहीं कैसे बनाए जाते हैं? वो नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनको हम प्रकृति में प्राप्त नहीं करते। आपको हमने पहले लेक्चर में बताया था, अगर नहीं याद है तो आप उसको एक बार फिर से देख लें। उसके बाद युद्ध रसायन, ये वार केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि जैसे विषैली गैसें हैं और विभिन्न जो है जैसे बम है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया था। जैसे आप जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुने, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब वो विस्फोटक ही तो था। उस विस्फोटक का निर्माण जो डायनामाइट नोबेल जी ने किया था, वो वास्तव में किस केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है? वो युद्ध रसायन के अंतर्गत आता है। और उस समय वर्ल्ड वार चल ही रहा था, विश्व युद्ध चल ही रहा था तब जब उन्होंने इसका निर्माण किया था। उसके बाद हम कृषि रसायन की ओर चलते हैं। कृषि रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कृषि में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रसायनों का अध्ययन। जैसे आप लोग अपने खेतों में DAP वगैरह, डायमोनियम फास्फेट और यूरिया और इस सब का प्रयोग करते हैं। अब इन सब की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्री क्या करती हैं? इन सबको हाई लेवल पे जो है उत्पादन करती हैं, और उसके बाद यानी प्रोडक्शन करती हैं। प्रोडक्शन के बाद उसको बेच दिया जाता है। अब वहाँ जो वर्क करते हैं वो आप जैसे इंजीनियर ही हैं, आप ही लोग हैं। अब आप लोग इस सब चीज़ को पढ़ के जाएंगे तब वहाँ पे आप और नई चीज़ें कर सकते हैं। जैसे भी सरकार ने क्या किया, यूरिया का प्रयोग लोग नाइट्रोजन गैस बनाने में करते थे विभिन्न संयंत्रों में। अब यूरिया में क्या कर दिया उसने? नीम कोटिंग कर दी। अब नीम कोटिंग करने से अब उसका नाइट्रोजन उत्पादन हो नहीं पा रहा है। अब उसका कोई कंपनी गलत तरीके से खरीद नहीं रही है। अब वो आराम से आप लोगों तक पहुंच रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है, और आप इस पर अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहें तो पॉलिटेक्निक के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद औषधीय रसायन, ये मेडिकल केमिस्ट्री क्या होते थे? बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। दवाई में बहुत सारे देखिए आप तत्वों के केमिकल नाम लिखे होते हैं। तो अब वो तत्वों का जो निर्माण होता है, ऐसे तत्व जो दवा में प्रयोग किए जाते हैं, उनका जो अध्ययन होता है उसी के अंतर्गत औषधि के रासायनिक संगठन और उसमें पदार्थों की संरचना इत्यादि का जो अध्ययन होता है वो विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उपरोक्त के अतिरिक्त अपराध रसायन, जैसे फॉरेंसिक केमिस्ट्री। जैसे अभी आप लोग देखते थे DNA वगैरह का प्रयोग किया जाता था कि जांच के लिए किसी भी अपराधी को पकड़ लिया जाता था, उसकी DNA सैंपलिंग ली जाती थी और उसको
जो है अगर उसकी डीएनए मैच कर जाता था तो उसको पकड़ लिया था। ये ज़्यादातर आप लोग सीआईडी में देखते हैं। तो इसका जो प्रयोग है फोरेंसिक का आजकल सभी जगह पर जो है अपराध नियंत्रण में किया जा रहा है। अपराधियों की पता लगाने में, जांच करने में किया जाता है। भू रसायन यानी जो आपकी अर्थ केमिस्ट्री यानी पृथ्वी के ऊपर सतहों पर तत्वों का अध्ययन है, या उस पर पाए जाने तत्वों की प्रकृति कैसी है, ये सब का अध्ययन जो है अर्थ केमिस्ट्री। खनिज, ये जो आपका मिनरल केमिस्ट्री है। मिनरल केमिस्ट्री जैसे जो चीज़ें पृथ्वी को खोद कर निकाली जा रही हैं, उस तत्व में अब क्या है कि कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है, कितने प्रतिशत कार्बन है, कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। यानी तत्व देखिए बहुत सारे हैं जो मुक्त अवस्था में तत्व नहीं रह सकते, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तत्व के साथ क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। तो अभिक्रिया करके वो एक यौगिक फॉर्म कर लेते हैं और एक जटिल संरचना में होते हैं या एक सरल संरचना में होते हैं। तो ऐसे संरचना में हम उन तत्वों का निष्कर्षण करते हैं। जैसे आप लोगों ने जो आपने कॉपर का निष्कर्षण किया था, ठीक है, जिसमें कॉपर पायराइट आप लोग CuFeS2 का प्रयोग करते थे, उसमें बहुत सारी विधियां बताई गई थी। इस तरीके से हम उनका निष्कर्षण कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ रहा है? देखिएगा आप लोग इस लेसन को ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत अपने आप में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ये, लेकिन आपको इसलिए जानना जरूरी है कि आप लोग भविष्य के इंजीनियर हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप बुक भी पढ़ करके देख सकते हैं। वैज्ञानिक विधि क्या होती है? वह विधि जिसके द्वारा विज्ञान का विकास होता है, वैज्ञानिक विधि कहलाती है। वैज्ञानिक विधि में कौन कौन से हैं? पहला, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट यानी तथ्यों का प्रेक्षण। प्रेक्षण क्या है? प्रेक्षण गुणात्मक अर्थात गुण जैसे रंग, गंध, स्वाद आदि पर आधारित, तथा मात्रात्मक अर्थात मात्रा जैसे आयतन, क्वथनांक आदि पर आधारित हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी गैस का दाब बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी का आना। तत्वों का परीक्षण क्या होता है? परीक्षण में क्या होता है कि हम उसका स्वाद देखते हैं, रंग देखते हैं, गंध देखते हैं, और उसके बाद उसकी मात्रा में हम उसके आयतन को देखते हैं, आयतन में क्वथनांक के प्रभाव को देखते हैं। इन सबका अध्ययन जो है प्रेक्षण करने वाले, यानी दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें ये तत्व मिलाएंगे ये क्या होगा, उसकी मात्रा कम कर देंगे तो क्या होगा। ऐसे प्रेक्षण को, ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं? तत्वों का प्रेक्षण। अब प्राकृतिक नियम, फॉर्मुलेशन ऑफ नेचुरल केमिस्ट्री लॉ, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियमों का निर्माण। अब जैसे देखा, बार बार हम किसी वस्तु को ऊपर बाहर है, नीचे आ रही, ऊपर बाहर फिर नीचे आई, तो कहीं ना कहीं ये नियम है, और यही नियम को न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण दे दिया। तो यानी जब कोई प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए और उसका परिणाम वही प्राप्त हो, तो वह प्राकृतिक नियम बन जाता है। देखो, इस पद में समान प्रकार के प्रेक्षण को एकत्रित करके उनका अध्ययन किया था, यानी बार बार गेंद बहा है, अब ऐसे प्रेक्षण को एकत्रित किया। यदि प्रेक्षण का व्यवहार में कोई समानता प्रतीत होती, बार बार वही चीज मिल रहा है रिजल्टेंट, तो हम कहेंगे यह प्रकृति का नियम है, यही नेचुरल लॉ है। ठीक है, यानी किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी। अब हम ये तत्व डालेंगे, कार्बन ऑक्सीजन को मिलाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो बनेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉ हो जाएगा। परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी अपने दिमाग में सोचा कि ये जंक्शन करते हैं तो क्या होगा। तो जब ऐसी सोच की बात आती है तो उसको कहते हैं परिकल्पना का निर्माण करना। इस पद में हम क्या करते हैं? प्राकृतिक नियमों का स्पष्टीकरण के लिए, यानी जो प्रकृति के नियम हैं उनको एक बार फिर सिद्ध करने के लिए विज्ञान के पहले से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर कुछ अनुमान लगाते हैं, यानी कुछ मान लेते हैं, जंक्शन ले लेते हैं, और जिन्हें परिकल्पनाएं कहते हैं। जैसे उन्होंने हाइजेनबर्ग की जो हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग की जो सिद्धांत है वो परिकल्पना पर आधारित है। तो परिकल्पना आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे बहुत सारे, जैसे डी ब्रोंगली ने एक अपना कंसेप्ट दिया, उन्होंने कहा था कि पदार्थ के पास जो है कण तथा तरंग दोनों प्रकार का गुण है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी हाइपोथेसिस थी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है एक हिसाब से एक परिकल्पना है, ठीक है। वैसे इसको बाद में ऑब्जर्व किया गया, लेकिन जब माना गया था तब ये एक हाइपोथेसिस थी, तब इसको देखा नहीं गया था। यानी बहुत सारी चीज़ें अब हमारे लिए, तो हम चीज़ों को तो देख रहे हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में वो चीज़ें थी तो उसको एक परिकल्पना में लिया गया। जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जो आप पदार्थ की पांचवी अवस्था देखते हैं, वो स्टार्टिंग में पहले कल्पना ही थी, एक जंक्शन ही था, बाद में उसकी प्रूविंग मिली। तो पहले हम क्या करते हैं, एक सभी चीज़ों का अनुमान लगा करके एक अपनी हाइपोथेसिस, यानी एक दिमाग पे सोची हुई कल्पना रखते हैं, उसी की बात को हम क्या कहते हैं? परिकल्पना कहते हैं। अब देखिए अगला, इस पद में प्रयोग द्वारा परिकल्पना की पुष्टि की जाती है और जिससे वह सिद्धांत या नियम में परिवर्तित होता है। तो यानी अब इसमें हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे वो चीज़ों परिकल्पनाएं जो थी उस पर बहुत सारे
चीज़ों को रख करके ट्राई करते हैं और जो रिजल्ट हमने सोचा था वही मिल जाता है, तो उससे परिकल्पना की क्या हो जाती है, पुष्टि हो जाती है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। रसायन विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान का यथार्थ प्रयोगशाला विज्ञान है, यानी इसको प्रयोगशाला में ही करके जब आप प्रूव करेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। रासायनिक प्रयोगशाला के उपकरण समानता माप तौर से संबद्ध होते हैं, जैसे मात्रा को मापने के लिए तराजू, आयतन को मापने के लिए ब्यूरेट तथा पिपेट। अगर आप लोगों ने प्रयोग किया होगा तो आप इन सब चीज़ों के नाम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग एक बार गूगल पर जा करके ब्यूरेट और पिपेट डाल देंगे तो वहाँ पे आपको वो चित्र दिखा देगा, आप समझ जाइएगा। रंग की तीव्रता को मापने के लिए कैलोरीमीटर तथा तापमान परिवर्तन की माप के लिए थर्मामीटर आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे तापमान क्या हुआ, हमने इसमें जो है चूना डाला, चूना डालने पर आप जानते हैं ताप बढ़ गया, तो ताप बढ़ गया तो उसके लिए थर्मामीटर का भी प्रयोग किया तो कितना ताप बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला इसमें आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर तकनीक के विकास से एक ऐसे वैकल्पिक उपकरण का विकास हुआ जो पदार्थ की मात्रा, संरचना तथा रासायनिक गुणों का बिल्कुल सूक्ष्म एवं सही मापन करता है। यानी अब आजकल जो है कंप्यूटर के माध्यम से हम तत्वों के बारे में बिल्कुल सरलता से और सूक्ष्मता से मापन कर सकते हैं। मानव जीवन को सरल और सुखमय व समृद्ध बनाने के लिए रसायन विज्ञान का सर्वाधिक योगदान है। सही चीज़ है। अब कपड़ा है, कपड़ा गंदा हो गया, सर्फ बना दिया, सर्फ से धो दिए। प्यास लगी है, जूस है, पी लिए। और भी बहुत सारे आप लोग पैकिंग के बहुत सारे मटेरियल लेते हैं, अब वो आप वैसे देखें तो वो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अब ये रसायन ने ही तो उसको सही कर दिया। अब आप मिस्र में मम्मी को देखिए, मम्मी में बहुत सारे तत्व मिला के रख दिए जाते हैं, वो 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार वर्षों से आज भी जीवित है, मतलब आज भी सही सलामत जीवित नहीं है, जीवित गलत हो जाएगा। अब बहुत सारे तत्व हैं उनको हम केमिकल के साथ एनरोल करके रख देते हैं और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो कहीं ना कहीं सरल बनाने के लिए रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है। अब देखिए आप हमारे जीवन में रसायन विज्ञान के उपयोग, जैसे खाद्य पदार्थ में हम लोग अचार का प्रयोग करते हैं। अचार क्या है, अम्ल एक प्रकार का है, शराब है, जेली है, कस्टर्ड पाउडर है, रसायन विज्ञान की ही देन है, इसके सबके कारण ही ये सब सिक्योर रहते हैं। अब अचार आप बना लीजिए, 6-6 महीने पे खाते हैं तो ख़राब नहीं होता है, वही जगह अब आम रख दीजिए, 6 महीने के बाद खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। लेकिन अब उसमें केमिकल लगा के रख दीजिए तो चाहें उसको खा ले, लेकिन अब कई जगह केमिकल नुकसानदायक है, जैसे बहुत सारे तत्वों में। अब लौकी वगैरह में हार्मोन्स का प्रयोग, ऑक्सीटोसिन वगैरह डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि रात ही रात वो खूब बड़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। अब जो चीज़ें नेचुरल होती हैं वो वास्तव में नेचुरल प्रकृति है, लेकिन कोई चीज़ को ज़बरदस्ती अगर उसमें इंजेक्ट करके किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत पेनफुल है, प्रॉब्लमफुल रहेगी। अब हम बाद में वो लौकी खा भी लिए तो वो नुकसानदेह रहेगी। ठीक है, इसके बाद फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कृत्रिम उर्वरक जैसे यूरिया, सुपर फास्फेट, ठीक है, ऑफलाइन आदि रसायन का प्रयोग, यही किसकी देन है, आपकी केमिस्ट्री की देन है। डीडीटी जो है आप लोग जानते हैं, डाइक्लोरोडाइन क्या है, डाइक्लोरोडाइफेनिल और क्या है, ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, तो ये वास्तव में जो डीडीटी है, डीडीटी अब अपने आप में डीडीटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डीडीटी का प्रयोग जो है आप लोग देखते हैं फसलों के लिए किया जाता है। तो जैसा कि डीडीटी हमने बताया, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, तो ये डीडीटी का पूरा नाम है और आप जानते हैं इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया था। उसी प्रकार बीएससी बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, आदि रासायनिक पदार्थ जो कीटाणु रोगों से बचाता है, क्लियर दिया भी गया है। इसके बाद जो प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्लोरीन और फिटकरी वगैरह, या आप ये कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व्यंजक चूर्ण वगैरह का प्रयोग करते हैं प्रदूषित जल को शुद्ध बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा इस पूरे लेक्चर को। अब हम लोग आगे की बात अगले तो इसके अनेक प्रभावशाली औषधियों से जैविक औषधि पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फाडेक्स, सल्फाडाइजीन, सल्फाथायाजोल, जर्मनाशी से क्लोरोबेंजीन, डेटॉल, डीडीटी, निषेचक के रूप में क्लोरोफार्म ईथर, ये रसायन विज्ञान की ही देन है। तो कहीं ना कहीं आजकल प्रयोग किया जाता है, जो लोग आप लोग देखते हैं निषेचक वगैरह के रूप में मूर्छित करने के लिए सब क्लोरोफार्म वगैरह का प्रयोग किया जाता है। देखिए रसायन विज्ञान का प्रयोग सही कार्य के लिए भी, कोई भी चीज़ है उसका दो तरीके से प्रयोग हो सकता है, एक अच्छे कार्य के लिए और एक दुष्ट प्रवृत्ति के लिए। तो अब ये चीज़ें हैं कि उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। उसके बाद अब प्लास्टिक, कांच, सौंदर्य प्रसाधन, ईंधन, कागज, पेंसिल, स्याही,
रसायन विज्ञान की देन है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि बनाने ये भी रसायन विज्ञान की देन है कहीं ना कहीं। अंतरिक्षयान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, चलाने के लिए ईंधन, ठीक है, जिसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं रॉकेट प्रोपेलेट, जो है ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के वस्त्र, भोजन पदार्थ आदि को विभिन्न रसायन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि आपकी किताब में दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको नोट भी कर लेना रहेगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जो चीज़ें मेन है उस पर डिस्कस किया जाए, लेकिन अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको आप भी पढ़ सकते हैं। हमने वैसे बता दिया आपको, अगर आप इस 20-25 मिनट के लेक्चर में अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको पहला लेसन फिर उसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। रसायन विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो अल्केमी प्राचीन अध्ययन पर आधारित है, ठीक है। ये अल्केमी जो है पूरे प्राचीन अध्ययन पर, शायद एक बुक है जिसमें सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे भोजन, पानी, वायु सभी मूलभूत आवश्यकताओं में विद्यमान है। मानव शरीर का अधिकांश भाग जल होता है जो लगभग 65 से 90% तक होता है। इस तथ्य से रसायन विज्ञान के महत्व का आकलन किया जा सकता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ये क्यों दे दिया कि चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था? क्योंकि इस पर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों के इसी में क्वेश्चन सीरीज भी डिस्कस हो जाए इसी में, ठीक है। इसी में क्वेश्चन सीरीज भी डिस्कस कर लें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है? अभी आपने ऊपर पूरा पढ़ा और उसमें देखा भी था कि 17वां स्थान है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का। इसके बाद इससे पहले एक क्वेश्चन जो आपके यूपी पॉलिटेक्निक 2009-2006 में पूछा जा चुका है, इसमें पूछा जा चुका है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता जो थे वो लेवासिए थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो रसायन विज्ञान का ज्ञान जो है सर्वप्रथम आपके मिस्र और अरब में, जैसा कि भी हमने इससे पहले आपको बताया था, मिस्र और अरब में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैम शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम था कहाँ का? आप जानते हैं, हमने कई बार आपको बताया है ये कहाँ की भाषा है, मिस्र की है, और इससे पहले लेक्चर में बता चुके हैं इसमें भी। वैसे हमारा इरादा था कि क्वेश्चन सीरीज आपको अगले में कराएं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसी वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित होती हैं उनका अध्ययन रसायन की शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो वह भौतिक रसायन है, ठीक है। किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद निम्न में से कार्बनिक यौगिक है, हमने बताया था ऑक्साइड, सल्फाइड और सल्फर के यौगिक नहीं है, और जो आपका CH4 मेथेन जो है कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। मानव शरीर में जो है 65 से 90% जो आपकी किताब का है उसको आप सही मानिए, और जो भी चूँकि इसी से रिलेटेड आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, तो 65 से 90% जो कि भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद चेचक के टीके का भी हमने बताया था कि क्वेश्चन होगा, इसीलिए आपको ये चीज़ दिया गया है। तो चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? तो आप जैसा कि अभी जस्ट पढ़े हैं एडवर्ड जेनर है, ठीक है। जर्मनाशी, अभी हमने ऊपर जर्मनाशी के बारे में बताया था, तो जर्मनाशी के बारे में निम्न में से जर्मनाशी कौन सा है? तो जर्मनाशी इसमें आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरोबेंजीन, डेटॉल, ये दोनों हैं जर्मनाशी। इसके बाद पौधों को कीटाणु रोगों से बचाता है, जैसा कि 10वां नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने पहले पढ़ा था, हम इसका नाम बता रहे थे DDT, तो DDT का नाम अभी आपको हमने बताया ही है। अब इसके आगे अगले क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया था, BSc का पूरा नाम अभी जस्ट हमने बताया है, इसका नाम आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस का व्यवहार। तो आदर्श गैस का जो व्यवहार होता है वो आपकी क्या है? देखिए, ये आदर्श गैस आपने देखा था कि राउल्ट और बॉयल के नियम का पालन कर उसे आदर्श गैस कहते हैं। ये एकमात्र परिकल्पना है, वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रदूषित जल पीने योग्य बनाने के लिए आपको हमने बताया था क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन। तो आप लोगों ने सीरीज देखा, कैसा लगा आपको? अगर आप अच्छा लगा हो तो इस पर आप जो है लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर भी करें लोगों को, ठीक है, और उसके बाद कमेंट ज़रूर करें और इस पर लाइक वगैरह ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही लेक्चर आपको आगे मिलते रहेंगे।